पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो अपन इसको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे। जहां जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना है वो अपन देखते चलेंगे। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी स्टेटमेंट बन के आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट बन के आ गई, पूछ लेगा कौन सी ट्रू है, कौन सी करेक्ट है, कौन सी फॉल्स है। एब्जॉर्ब कर लेगी, हीट बढ़ेगी ट्रोपोस्फेयर के अंदर, और हीट बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, बाहर आ जाएगी, हम बह जाएंगे, हमें तैरना भी नहीं आता। याद है वो बचपन के दिन जब हम कभी गांव में जाते थे या फिर हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं थी, तो हम छत पे जाके सो जाते थे और क्या मजे की नींद आती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, चीजें बदल चुकी है, लोगों के पास छत ही नहीं है। तो लेड जो है वो किडनी को, लीवर को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब कर देगा। फिर समझ रहे हो, फिर आगे दिक्कत आ जाएगी। तो इन चीजों को संभालना है, किडनी लीवर खास तौर पे, समझ ही होंगे आप। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का 1 शॉर्ट लेक्चर रखा है। एक ही शॉर्ट में पूरा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना है। जे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेरा नाम है योगेश जैन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो अपन इसको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे। जहां जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना है वो अपन देखते चलेंगे और बिल्कुल कहानी के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, लिखने का आइटम बहुत ज्यादा होता है, तो अपन वो लिखा पढ़ी नहीं करेंगे। मैंने पहले ही स्लाइड्स में वो है आपके लिए कर दिया है सब कुछ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा, कहां कहां से बन सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। बेसिकली ये चैप्टर होना तो एसएसटी में चाहिए था, लेकिन ठीक है अब साइंस में डाल दिया, क्योंकि अब हम ही देश के भविष्य है, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमें पोल्यूशन कम से कम करना है ना। किस तरह से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, वो सब इसके अंदर है, ठीक है दोस्त। कुछ रिएक्शंस वाला पार्ट भी इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है ये, ठीक है। तो आज का हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल फिनोमिना अकरिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये भी एक ब्रांच है साइंस की। जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरी ब्रांच होती है। मतलब मैंने भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ी है इंजीनियरिंग के दौरान, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरी ब्रांच है जिसमें हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या पोल्यूशन हो रहा है, क्या स्ट्रेटजीज हम लोग लगा सकते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। 3 तरह के मेजर पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सोइल पोल्यूशन। इन 3 तरह के पोल्यूशंस को हमें डिस्कस करना है। कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, क्या कारण है ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के, वो सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है, ठीक है ना दोस्त। बात समझ गए आप। अब ये हमारी धरती है, धरती माता को प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो अर्थ है, अर्थ के 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक, ध्यान से देखिएगा, अर्थ के 10 किलोमीटर तक देखो 2 सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं। एक सर्किल और ये आपका दूसरा सर्किल है मेरे दोस्त, ये आपका दूसरा सर्किल है, ये आपका सेकंड सर्किल है। अर्थ के 10 किलोमीटर तक, तो अर्थ के 10 किलोमीटर के एरिया में आपका ट्रोपोस्फियर होता है। क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। और अर्थ के 40 किलोमीटर एरिया में, अर्थ से 40 किलोमीटर के एरिया में, मतलब 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर एरिया में स्ट्रेटोस्फियर होता है। हमें ट्रोपोस्फियर में क्या चल रहा है उसको डिस्कस करना है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या चल रहा है उसको डिस्कस करना है। ट्रोपोस्फियर में कौन कौन से पोल्यूशन हो रहे हैं, किन किन गैसेस के कारण पोल्यूशन हो रहे हैं, और स्ट्रेटोस्फियर में क्या पोल्यूशन हो रहा है वो डिस्कस करना है। स्ट्रेटोस्फियर में मेनली ओजोन लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फियर में और कुछ नहीं है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो कैसे डिप्लीट हो रही है। स्ट्रेटोस्फियर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती। हमारे काम की ऑक्सीजन है ट्रोपोस्फियर वाली। हमारे काम की कौन सी ऑक्सीजन है दोस्त? ट्रोपोस्फियर वाली ऑक्सीजन है। हमें जो भी नुकसान हो रहा है मेजरली वो ट्रोपोस्फियर की वजह से हो रहा है, ट्रोपोस्फियर की वजह से हो रहा है। बात समझ गए। स्ट्रेटोस्फियर में तो केवल ओजोन को डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। थोड़ा सा रीडिंग फिर से लगाते हैं, फिर मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर रखा है, देखना भी है ना। आपका एटमॉस्फेयर क्या है? द एनवायरमेंट मीन सराउंडिंग। एनवायरमेंट क्या होता है? आसपास की जितनी भी चीजें हैं हमारी, वो सब सराउंडिंग, जिससे हम घिरे हुए हैं, वो सब एनवायरमेंट है। हमारे आजू बाजू, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब कुछ एनवायरमेंट है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है?
फंक्शन क्या है एटमॉस्फेयर का? एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है? एटमॉस्फेयर जो है उसका फंक्शन क्या है? इट कंटेन्स ऑल द गैसेस विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जीने के लिए जितनी भी गैसेस की जरूरत है वो सब एटमॉस्फेयर में ही होती है, वो कंटेन करता है। इट इज अ कैरियर ऑफ वाटर वेपर विच आर नीडेड फॉर ऑल लाइफ। एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को कैरी करके ले जाना जहां जहां पर भी लाइफ मौजूद है, नॉट फॉर ह्यूमंस एज वेल एज फॉर एक्वेटिक लाइफ, है ना, पशु पक्षियों के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है ना। तो एटमॉस्फेयर ही है जो एक जगह से दूसरी जगह को वाटर को कैरी करता है। वाटर वेपर बरसात होती है तो दूसरी जगह चला जाता है। ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ 99.5% ऑफ हार्मफुल यूवी रेडिएशन। 99.5% हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें, यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें कौन बचा रहा है? हमें बचा रहा है ओजोन विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, वो भी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा ट्रोपोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा स्ट्रेटोस्फेयर है। इन दोनों के बारे में हमें बात करनी है। इट मेंटेन हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ बाय अब्सॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन एंड री एमिट फ्रॉम द अर्थ। समझ रहे हो? ये क्या करता है? सन से जो रेडिएशन आ रहा है, सन से जो भी रेडिएशन आ रहा है उसको कितना एब्सॉर्ब करना है, कितना री एमिट करना है, वो सब फंक्शन आपके एटमॉस्फेयर का है। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। बात समझना। अब देखो मेनली एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एक तो होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की सारी गैसेस के बारे में हमें बात करनी है, सब कुछ बात करनी है। स्ट्रेटोस्फेयर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की बात करेंगे, वहां ओजोन लेयर का किस तरह से डिप्लीशन हो रहा है उसकी बात करनी है। ओजोन लेयर जो है वो 99.5% हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर रही है। कौन सी ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन बाय एब्जॉर्प्शन अप टू 99.5%। अब ट्रोपोस्फेयर में जो पोल्यूशन है, तीन टाइप के पोल्यूशन है, एक है एयर पोल्यूशन, दूसरा है वाटर पोल्यूशन, तीसरा है सॉइल पोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, काफी देर तक वही पढ़ते रहेंगे। एयर पोल्यूशन खत्म होने के बाद थोड़ी देर तक वाटर पोल्यूशन और फिर बहुत कम देर तक सॉइल पोल्यूशन पढ़ेंगे। तीन तरह के पोल्यूशन है, मेजर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, देन सॉइल पोल्यूशन। अपने को भी पता है एयर पोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन अपने को जो पता है वो ये पता है स्कूटर से धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है। अब वो धुएं में कौन कौन से कंपोनेंट है वो सब हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। आइए दोस्त, चाहो तो आप नोट कर सकते हो इसको, मतलब मेनली एटमॉस्फेयर की सारी बातें इसमें आ गई। ठीक है ना, वही बात लिखी हुई है। ठीक है ना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है और पोल्यूटेंट क्या होते हैं? द एडिशन ऑफ एनी अनडिजायरेबल मटेरियल टू एयर, वाटर एंड सॉइल बाय अ नेचुरल सोर्स or due to human activity which affects the quality of environment is called as environmental pollution। कोई भी अनडिजायरेबल मटेरियल, कोई भी अनडिजायरेबल गैस जो कि मानव द्वारा या नेचुरली किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट में एंटर कर रही है और उसे, उसकी क्वालिटी को नुकसान कर रही है, वो सब क्या है? पॉल्यूशन है। वो सब क्या है? पॉल्यूशन है। द अनडिजायरेबल मटेरियल विच इज एडेड टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या है? कोई भी अनडिजायरेबल मटेरियल है तो वो पॉल्यूटेंट है। अनडिजायरेबल मटेरियल एयर, वाटर, सॉइल के अंदर सब जो भी क्वालिटी को खराब कर रहे हैं एयर, वाटर, सॉइल की, वो सब क्या है? पॉल्यूशन कर रहे हैं और उनको, उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट बोलते हैं। उन मटेरियल्स को पॉल्यूटेंट बोलते हैं। मेन कारण क्या है पॉपुलेशन का? सबसे मेन कारण पॉपुलेशन का है हमारी फास्ट ग्रोथ। सबसे मेन कारण है हमारी फास्ट ग्रोथ। जैसा कि आप देख ही रहे हो, ह्यूमन बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, हर चीज में टेक्नोलॉजिकली ग्रो कर रहा है, उसके कारण मेजर पोल्यूशन की दिक्कतें आ रही हैं। आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, एक बिल्डिंग में कम से कम 500 आदमी रह रहे हैं। पहले एक घर में 4 से 5 या 10 आदमी रहा करते थे, जिनके पास भी एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में एक 500 आदमी का एक मल्टी स्टोरी होती है। जब आप सोचो वो रोड पे निकलेंगे तो 500 आदमी में से नहीं करके भी 100 तो उनके पास व्हीकल होंगे। हर 5 आदमी पे एक व्हीकल तो होगा ही होगा, किसी पे 2 भी हो सकता है। तो एक इतनी से एरिया में पहले तो 500 आदमी के रहने के लिए कॉलोनी हो जाती थी, अब वो एक मल्टी में रह रहे हैं,
उतनी सी जगह पर जब वो व्हीकल्स बाहर निकलेंगे या उनकी वजह से जो खाना बनेगा, उनके घर में जो रेफ्रिजरेटर होंगे, उनके घर में जो एसी होंगे, वहां से जो निकल रहा होगा इकट्ठा एक साथ निकल रहा होगा। तो जितने भी अच्छी मेट्रो सिटीज है उन सब जगह पर पोल्यूशन इसीलिए बहुत ज्यादा होता है, फास्ट ग्रोथ। रैपिड अर्बनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। मतलब हम ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान करके हम लोग ग्रो कर रहे हैं, शहरीकरण करते जा रहे हैं, गांव कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्सेसिव ट्रायलाइजेशन, ट्रायलाइजेशन का मतलब भी वही है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज होना, जल्दी से क्रॉप का ग्रो कराने के लिए हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे हैं। वो पेस्टिसाइड क्या होता है, कुछ तो क्रॉप पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ हवा में ही स्प्रे हो जाते हैं, फिर वो हवा के साथ कैरी अवे हो जाते हैं और वो हवा को पोल्यूट कर देते हैं, एयर को पोल्यूट कर देते हैं, एज वेल एज लैंड को भी पोल्यूट कर देते हैं। क्रॉप के अलावा वो जमीन पे भी तो गिरेंगे ना भाई, तो उसको भी पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं? दो तरह के पोल्यूटेंट होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। दो प्रकार के पोल्यूटेंट होते हैं। थोड़ा जल्दी आ गया पोल्यूटेंट, अभी इसको रहने दो, यहां से पढ़ो, पहले पोल्यूटेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले पोल्यूशन देखो आप, पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन क्या होता है वो देखो। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूटेड, है ना। पोल्यूशन कितने तरीके के हैं? एक तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तीन तरह के पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज द अनडिजायरेबल मटेरियल इनटू द एटमॉस्फेयर either due to natural phenomena or due to human activity on the earth which affect the quality of air and also affect the life on the earth। ठीक है, कोई भी अनडिजायरेबल मटेरियल जो कि हवा को नुकसान कर रहा है, हवा की क्वालिटी इंडेक्स को खराब कर रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब कर रहा है, जितने उसमें कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए उससे मात्रा में ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो सब क्या है, पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर में एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वो सब एयर पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, मेजरली एयर पोल्यूशन दो तरह से हो सकता है, एक तो गैसियस पोल्यूटेंट की वजह से और एक पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट की वजह से। पहले हम लोग गैसियस पोल्यूटेंट पढ़ेंगे, फिर बाद में पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट पढ़ेंगे। गैसियस पोल्यूटेंट जो होते हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो नेचुरली आ सकते हैं या मैन मेड की वजह से आ सकते हैं, मतलब ह्यूमंस की वजह से। नेचुरल सोर्स जो है गैसियस पोल्यूटेंट के वो है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से पोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड SO2 या जंगल में आग लगना फॉरेस्ट फायर। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड H2S, SO2 या फॉरेस्ट फायर, दीज आर दी नेचुरल सोर्सेस ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट एयर पोल्यूशन के। मैन मेड पोल्यूशन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। मतलब आपका कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, ये सब क्या होते हैं? गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं। कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, दीज आर पोल्यूटेंट्स। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन जो होता है वो भी आपका पोल्यूटेंट होता है। ठीक है ना, और इन सबको हमें चौड़ में देखना है, अभी इन सबको चौड़ में देखेंगे। दूसरा है आपका पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। पर्टिकुलेट का मतलब क्या है? डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, है ना, ये सब डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक, इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ये भी आपके पोल्यूटेंट होते हैं। जैसे आपने फॉग देखा होगा जिसके आर पार हमें नहीं दिखता है, वो फॉग भी एक तरह का पोल्यूटेंट ही है ना। जैसे धूला उड़ रहा है कहीं पे क्रशर चल रहा है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो धूला उड़ता है, तो वो भी पोल्यूशन ही है। वो सब इस पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट में आएगा, लेकिन पहले हम गैसेस पोल्यूटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट की बात करेंगे माय डियर। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। तो नेचुरल सोर्सेस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, SO2 और फॉरेस्ट फायर है। और मैन मेड पोल्यूटेंट क्या है? मैन मेड एयर पोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, वो क्या है? जैसे नेचुरल सोर्सेस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल विच प्रोड्यूस सम पॉइजनस गैसेस एज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंबशन ऑफ गैसोलीन इन दी ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में जो गैसोलीन बर्न होता है उसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटना, ड्यू टू दिस परसेंटेज ऑफ CO2 इज इंक्रीज एंड परसेंटेज ऑफ O2 इज डिक्रीज। आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो
CO2 कंज्यूम करते हैं और O2 रिलीज करते हैं, जब वही कट जाएंगे तो फिर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और O2 की मात्रा कम हो जाएगी। और अगर CO2 की मात्रा एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा हो जाती है तो फिर दर्द है। बताऊंगा क्या दर्द है अभी थोड़ी देर में। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, फास्ट इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना। इंडस्ट्रीज ग्रोथ होगी तो वहां पे सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन ऑक्साइड्स, ये सब निकलने चालू हो जाएंगे। द स्मोक ऑफ कार्बन एंड sulfur, carbon monoxide, CO2, SO2, H2S, NO, NO2 are coming out from the industries. The industries are responsible for 20% of total air pollution. 20% of total air pollution तो because of industries ही हो रहा है, इंडस्ट्रीज के कारण हो रहा है। बात समझ गए आप? ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से एयर में वो स्प्रे हो रहे हैं, तो वो भी एयर पोल्यूशन के रूप में ही माने जाएंगे। ठीक है ना। तो द पेस्टिसाइड्स आर एडेड इन द सोइल, दे गिव अ फाउल स्मेल, बेकार सी स्मेल देते हैं, एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और हेल्थ, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। और वॉर के दौरान जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज होते हैं वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉजिंग एयर पोल्यूशन। वो रेडिएशंस भी तो हवा में ही घूम रहे हैं, तो वो भी आपका मेन मेड है। ये सब मेन मेड है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी मेन मेड, वॉर ह्यूमन ही कर रहा है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ह्यूमन कर रहा है, डिफोरेस्टेशन ह्यूमन कर रहा है, कंबशन ऑफ गैसोलीन, गाड़ियां ह्यूमन चला रहा है। ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल्स को बंद कर रहे हैं। गांव वगैरह में आप जाओगे तो आज भी खाना जो है वो लकड़ियां जला के ही वो लोग पका रहे हैं, तो वहां से भी फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग हो रही है। ठीक है ना। पेड़ पौधों की बर्निंग हो रही है। ठीक है ना। तो मेजरली आप मोटा मोटी देखोगे तो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, NO, NO2 है ना, SO2, H2S है ना, सारी लिख देते हैं ना, एक साथ सारे लिख देते हैं। मीथेन, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एयर पोल्यूशन की गैसेस हैं। ये याद रखना है मेन तो आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, NO, NO2, SO2, मीथेन, H2S, दीज आर दी सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। ये सब एयर पोल्यूशन के सोर्सेस हैं। द स्मोक ऑफ कार्बन है ना, समझ गए आप। अब एक एक को पढ़ते चलना है कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पोल्यूटेंट है तो कैसे है, क्या कर रहा है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। NO है तो क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, NO2 है तो क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, SO2 है तो क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, एक एक को देखते चलना है। हाँ भैया, एक एक को देखते चलना है। ठीक है। सबसे पहले COS पोल्यूटेंट। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका पोल्यूटेंट है तो वो क्या नुकसान पहुंचाएगा वो देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ब्लड के साथ, ह्यूमन ब्लड के साथ एक कंपाउंड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो 300 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। जैसे ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि 300 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनने लग गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने लग गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी बॉडी के अंदर। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नुकसानदायक है, मतलब वो कार्सियोजेनिक वगैरह भी होता है। देख लेते हैं एक बार। इट इज मेनली रिलीज्ड बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। देखो, कार्बन है और उसका इनकम्प्लीट कंबशन करना है, C+½ करूंगा तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर मैं कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन करूंगा तो क्या बनेगा, CO2। इनकम्प्लीट कंबशन करूंगा तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है। इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, विच इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। वो 300 गुना ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से। इन ब्लड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ carboxy hemoglobin reaches 3 to 4%, then oxygen carrying capacity is greatly reduced। ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनने लग जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूस हो जाएगी। अगर 3 से 4% भी बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो। ठीक है। मेन कारण क्या है, ऑटोमोबाइल से रिलीज हो रहा है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से। ठीक है ना। कुछ नहीं है, रीड करना है और कुछ नहीं करना, काम काम की बातें सुनते चलो। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी स्टेटमेंट बन के आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट बन के आ गई, पूछ लेगा कौन सी ट्रू है, कौन सी करेक्ट है, कौन सी फॉल्स है।
इसलिए एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, समझते चलो, ठीक है ना। 300 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ऐसे पूछ लेगा 300 गुना है, 200 गुना है, लेस है, मोर है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, है ना। आजा आजा, सिंक ऑफ सीओ क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक होना मतलब उसको खत्म करना है अपने को। कैसे सीओ खत्म हो रहा है? A large amount of carbon monoxide are added in the atmosphere, but the level of carbon monoxide does not rise too much as CO is converted in CO2 by the microorganisms which are present in the soil. The microorganisms bacteria act as sink for CO. ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सिंक ऑफ सीओ की तरह यूज होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एक्ट एज सिंक फॉर सीओ। मतलब सीओ को सिंक करना मतलब खत्म करने के लिए कौन यूज हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। वो सीओ को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सीओ को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दे एक्ट एज, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एक्ट एज सिंक फॉर सीओ। वो सीओ के सिंक की तरह काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। क्लियर है? बैक्टीरिया इज एक्ट एज सिंक फॉर सीओ। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीओ। कार्बन मोनोक्साइड के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है वो सुन लो। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? सिंक फॉर सीओ समझ में आ गया? कौन सिंक फॉर सीओ की तरह काम करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया सिंक फॉर सीओ की तरह काम करता है। सीओ को CO2 में तब्दील कर देता है, वरना सीओ तो खूब सारी बन रही है, समझ रहे हो। The CO is poisonous because it combines with hemoglobin of RBC about 300 times easily than oxygen to form carboxyhemoglobin। ये तो बता ही दिया आपको, 300 गुना ज्यादा स्टेबल होती है, तो तुरंत कंबाइन होना चाहती है RBC के हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन डेफिशिएंट रिजल्ट्स इनटू हेडेक, वीक आईसाइट, नर्वसनेस एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। ऑब्वियसली बात है, अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, भाई हमारी बॉडी में सभी जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे जा रही है? ब्लड के थ्रू ही तो ट्रांसफर हो रही है। अगर उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई तो फिर नर्वसनेस होगा, आईसाइट वीक होने लगेगी, धुंधला धुंधला दिखने लगेगा और चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, वो जो हार्ट वाले होते हैं। इन प्रेग्नेंट वुमन who have the habit of smoking, the increased CO level in blood may induce premature birth, spontaneous abortions and deformed babies। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर वो सिगरेट वगैरह कंज्यूम करती हैं, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल अगर उनके ब्लड में बढ़ गया तो प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है। 7 महीने में बेबी हो जाएगा, 6 मंथ 7 मंथ्स में बेबी हो जाता है। तो प्रीमेच्योर बेबी जो होता है वो वैसे ही बहुत सारी बीमारियों का घेराव लेके होता है। और वैसे बात है ना, मैच्योरिटी पूरी नहीं हो पाई, पहले हो गया तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है उसको, है ना। वो थ्रू आउट फिर उसकी लाइफ में बीमार ही रहता है ना, बहुत मुश्किल है उसका ठीक हो पाना, ठीक है ना। या फिर किसी प्रकार की डिफॉर्मिटीज रह जाएगी उसके अंदर, कहीं पाँव में दिक्कत हो सकती है, हाथ में दिक्कत हो सकती है ना, कहीं पर भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो बच्चा पैदा ही ना हो, ठीक है ना। तो खास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन में अगर CO लेवल बढ़ता है तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। दीज आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोकार्बन भी हमारा क्या है? पॉल्यूटेंट है। हाइड्रोकार्बन भी हमारा गैसियस पॉल्यूटेंट है। अब वो कैसे गैसियस पॉल्यूटेंट है? हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्सियोजेनिक नेचर का होता है। वो कैसा होता है? कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है। आर कार्सियोजेनिक, दैट इज दैट कॉजेस कैंसर। वो कैंसर प्रोड्यूस करता है। ह्यूमंस के अंदर तो ये कहानी है। दे हार्म प्लांट्स बाय कॉजिंग एजिंग, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड ट्विग्स, ठीक है। ह्यूमंस में तो वो कार्सियोजेनिक का काम करता है, कैंसर प्रोड्यूस करता है। प्लांट्स के अंदर क्या करता है? प्लांट्स की लाइफ को इंक्रीज कर देता है, मतलब लाइफ को मतलब जल्दी से एज कर देता है, एजिंग कर देता है, बुढ़ापा ले आता है उसके अंदर, एक तरह से यूं समझ सकते हो। टिश्यूज का ब्रेकडाउन हो जाता है और लीव्स, फ्लावर्स, इनको मतलब पत्तियां झड़ जाएगी, फ्लावर्स मुरझा जाएंगे, वो सीन हो जाता है हाइड्रोकार्बन की वजह से। नेचुरल सोर्सेज जो है हाइड्रोकार्बन के, वो क्या है? ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देगा मीथेन में और CO2 में, मीथेन और CO2 में डिकम्पोज कर देगा। तो ये मीथेन बन गई, ये नेचुरली बनी है, ये नेचुरली बनी है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिकम्पोज होते हैं नेचुरली, वो आपका
हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मेन मेड सोर्स जबरदस्ती बनाने वाले वो कौन से हैं? ड्यू टू बर्निंग ऑफ स्टेशनरी फ्यूल, है ना, या इवेपोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या स्टेशनरी फ्यूल को बर्न करेंगे तो वहां से भी हाइड्रोकार्बन गैसेस रिलीज होंगी, वही इंडस्ट्रीज की वजह से मेनली ये होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर जो दबे कुचले हुए हैं हमारी सॉइल के अंदर, वो बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन से, वहां से हाइड्रोकार्बन बन सकता है। और मेन मेड सोर्स भी आपको पता चल गया, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सल्फर कंपाउंड्स। सल्फर कंपाउंड्स में SO2 जो है, SO2 बिहेव्स एज योर, SO2 इज द मेन वो गैसेस पॉल्यूटेंट। SO2 मेन गैसेस पॉल्यूटेंट है ना। हमें सबके हार्मफुल इफेक्ट्स भी पता होने चाहिए, ध्यान से सुनिए आप, ठीक है ना। प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। SO2 कैसे प्रोड्यूस हो रही है? फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से प्रोड्यूस हो रही है, फॉसिल फ्यूल के, है ना। हाइड्रोकार्बन कैसे आ रहा था? एक तो बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन से, दूसरा स्टेशनरी फ्यूल के बर्न करने से आ रहा था, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे आ रहा था? वो मैंने आपको बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे आ रहा था। कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन सिंक करता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कार्बन मोनोऑक्साइड को सिंक करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पता होने चाहिए। The most common species sulfur dioxide is a gas that is poisonous to both animals and plants. Animals और plants दोनों के लिए ही वो कैसी है? Poisonous नेचर की है SO2 गैस, है ना। कैसी है? Poisonous नेचर की है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है सल्फर कंपाउंड्स के? इवन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जैसे कि अस्थमा कर देगी, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा इन ह्यूमन बींग्स। लो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का जरा सा कंसंट्रेशन भी क्या कर देता है? खांसी, अस्थमा, अस्थमेटिक जो है उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्रोंकाइटिस कर देता है, मतलब नाक कान गले की बीमारी कुल मिला के, है ना, लंग्स की बीमारी। इट कॉजेज इरिटेशन टू द आईज रिजल्टिंग इन टीयर्स एंड रेडनेस। अब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी गैसेस पॉल्यूटेंट आईज को पोल्यूट, मतलब आईज में इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती है, आईज में रेडिशनेस ला सकती है, तो वो SO2 है, मतलब सल्फर के ऑक्साइड है, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स विच इवेंचुअली फॉल ऑफ द प्लांट। ज्यादा SO2 की मात्रा हो जाएगी तो प्लांट्स में से जो उसके फ्लावर्स वगैरह हैं, लीव्स वगैरह हैं, वो फॉल आउट हो जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड अनकैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज स्लो, however the presence of particulate matter in polluted air catalyze the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 गैस बना सकती है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो चलती है। अगर हम कोई पर्टिकुलेट मैटर डाल दे या हवा में कोई पर्टिकुलेट मैटर हो, जैसे ओजोन गैस जो ट्रोपोस्फेयर में, हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात ही नहीं कर रहे फिलहाल, हम सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर में मौजूद ओजोन या ट्रोपोस्फेयर में मौजूद H2O2, ट्रोपोस्फेयर में मौजूद ओजोन या H2O2, SO2 जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन इज बेसिकली क्या है? O3 गिव्स O2 प्लस नेसेट ऑक्सीजन, या H2O2 क्या है? H2O2 जो है आपको पानी प्लस नेसेट ऑक्सीजन देता है, पानी प्लस नेसेट ऑक्सीजन देता है। O3 O2 प्लस नेसेट ऑक्सीजन, H2O2 H2O प्लस नेसेट ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना। तो SO2 ओजोन के साथ क्या बना लेगा? आपका SO3 प्लस O2, मतलब ये SO2 जो है ये नेसेट ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा और वो SO3 में तब्दील हो जाएगा और क्या बच जाएगा? O2 गैस बच जाएगी। इसी तरह से SO2 H2O के साथ ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन नेसेट ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और SO3 में बदलेगा। अब वो जो SO3 है, SO3 जो है वो H2O के साथ, ये जो बचा हुआ H2O है, इसके साथ H2S और 3 और 1 4 ऑक्सीजन H2SO4 बना लेगा एक्वस कंडीशन में H2SO4। और H2SO4 जब बनेगा, जब बरसात होगी तो वो बरसात नहीं होगी, H2SO4 वाली बरसात होगी, तो फिर वो एसिड रेन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एसिड रेन कहलाती है। बात समझ गए? तो SO2 व्हेन बिकम्स SO3, तो वो डायरेक्टली नहीं, SO3 डायरेक्टली डिग्रेड नहीं कर रहा, SO3 बेसिकली एसिड रेन की तरह हमें परेशान करेगा। SO2 तो डायरेक्टली परेशान कर रहा है, ज्यादा मात्रा में SO2 हो गई, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब की प्रॉब्लम हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी आईज में, और प्लांट्स के लिए लीव्स वगैरह फॉल हो जाएंगे। अगर SO2 SO3 में बदल रहा है तो वो डायरेक्टली नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली एसिड रेन करके नुकसान करेगा। बात समझ में आ गई? और दिस इज बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल।
विच इज फॉसिल फ्यूल का बर्न होंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह में ही बर्न होंगे। आप चाहो तो ये कुछ रिएक्शंस को नोट कर सकते हो। मतलब यहां पे देखो ना, ये नॉर्मल रिएक्शन थी, टाइम लग रहा था, लेकिन अगर ओजोन हो गया, H2O2 हो गया, कहां पर? ट्रोपोस्फेयर में, तो दिस ओजोन एंड H2O2 बिहेव्स एज पोल्यूटेंट। ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में बदल रहे हैं, ये कैटेलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, तो ये भी तो पोल्यूटेंट ही हुए ना, पोल्यूशन कॉज करने वाले ही तो हुए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 और NO, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं, पोल्यूटेंट हैं, गैसियस पोल्यूटेंट। समझ लो ना, एक था कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका इनकम्प्लीट कंबशन से आ रहा था, एक हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्सिनोजेनिक है और कहां कहां से आ रहा है वो बता दिया, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। एक अपन ने देख लिया SO2 और SO3, अब अपन NO और NO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एट हाई एल्टीट्यूड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स O2 एंड N2 combine to form oxides of nitrogen. NO2 is oxidized to nitrate ion, which is washed into soil where it serves as a fertilizer. In an automobile engine at high temperature when fossil fuel is burned, dinitrogen and dioxygen combine to yield significant quantities of nitric oxide and nitrogen oxide as given below. सब बकवास है, अब काम की बात सुनो। एक रिएक्शन तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि N2 गैस जब O2 गैस के साथ दो तरीके से कंबाइन हो सकती है, या तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से N2 और O2 निकल के कंबाइन होए अच्छे खासे टेम्परेचर पे, या फिर हवा में जब वो बिजली कड़कती है उस समय पे N2 और O2 कंबाइन होके नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूटेंट है, इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, वो तो अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इंस्टेंटली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और NO2 दे देता है। जो हमारी ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लिया इसने। ऑक्सीजन ट्रोपोस्फेयर की तो काम की है, ट्रोपोस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसी से तो हम सांस ले रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जो होगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर वाली हमारी काम की है। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनी है, इसने ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, ऑक्सीजन की कमी ट्रोपोस्फेयर में हुई और क्या बना लिया? NO2 गैस बना ली। क्या बना ली? NO2 गैस बना ली। Rate of production of NO2 is faster when nitric oxide reacts with ozone in the stratosphere। ठीक है ना। NO2 स्ट्रेटोस्फेयर में भी नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 बिहेव्स एज पोल्यूटेंट, वहां पर भी पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में तो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। अभी मैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वहां पे ओजोन के साथ करेगा। अब ओजोन क्या है? O3 गिव्स O2 प्लस O, तो ये जो नेसेट ऑक्सीजन है NO के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगी? NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये ऑक्सीजन गैस कहां बनी? स्ट्रेटोस्फेयर में, वो तो किसी काम की नहीं है। काम का वहां पे क्या था? ओजोन, वो तो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो ओजोन का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गया किससे? नाइट्रिक ऑक्साइड से। नाइट्रिक ऑक्साइड ने ओजोन खाया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन किसी काम की नहीं है वहां पे। ये NO2 जो है वापस NO में तब्दील होएगा, उसकी रिएक्शन है पूरी की पूरी, वो बताऊंगा। फिलहाल NO and NO2 बिहेव्स पोल्यूटेंट इन ट्रोपोस्फेयर एज वेल एज इन स्ट्रेटोस्फेयर, दोनों जगह पे पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। ट्रोपोस्फेयर में तो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन को कंज्यूम कर रहा है। अब इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो देखो आप। द इरिटेंट रेड हैज इन द ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेस इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से आपने देखा होगा जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, मेनली जहां बत्ती होती है ना, वो लाल होती है, पीली होती है, हरी बत्ती, वो बत्ती जो होती है वहां पे आप रेडिश सा एनवायरनमेंट आपको दिखेगा, हल्का सा लाल सा। क्यों? क्योंकि वहां पर NO और NO2 जो है वो रेड हैज प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रेट को डिग्रेड कर देंगे, वो फोटोसिंथेसिस की रेट से क्लोरोफिल वगैरह पे फर्क पड़ता है, उससे ऑक्सीजन और CO2 पे फर्क पड़ेगा। फिर समझिए आप, ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा NO2 का तो वो लीव्स को डैमेज कर देता है, प्लांट्स की लीव्स को क्लोरोफिल पे प्रेजेंट दिक्कत होती है फोटोसिंथेसिस में।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ लंग इरिटेंट दैट कैन लीड टू एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज इन चिल्ड्रन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 जो है, NO2 पेड़ पौधों के लिए भी खराब है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिटार्ड कर रहा है। दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमन में चिल्ड्रन के लिए बेकार है, उनको लंग्स की बीमारी कर देता है, लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम करता है ना। इट इज टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स। ये बहुत सारे टेक्सटाइल फाइबर्स जो कपड़ा होता है, ये बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उनके लिए भी नुकसानदायक है। तो बेसिकली NO2 किस किस के लिए नुकसानदायक है? प्लांट्स के लिए नुकसानदायक है, ह्यूमंस के लिए नुकसानदायक है, एज वेल एज मेटल्स और फैब्रिक्स मतलब कपड़ों के लिए भी नुकसानदायक है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमें ध्यान क्या रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, उसकी वजह से हो क्या रहा है, क्यों? क्योंकि सीधे सीधे, भाई मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे लाइनों से क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट बना के कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, सीधी एज इट इज लाइन। इसलिए मैं आपको पूरा रीड करके बता रहा हूं, एक एक लाइन कीमती है। आप सिर्फ सुन लो, एक बार देख लो, ध्यान रह जाएगा, बात मानो, है ना। जैसे सिंक ऑफ CO, सोचा भी नहीं होगा किसी ने इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, समझो बात को। अगला है हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो फिर दर्द ही दर्द है हमारे जीवन में, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट 0.03% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो भी हमारा एटमॉस्फेयर का पूरा वॉल्यूम है उसका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर इससे बियॉन्ड गया तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो फिर ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है सन से आने वाली रेडिएशंस को, और उनको एब्जॉर्ब करती है, री एमिट नहीं कर पाती। एब्जॉर्ब कर लेगी, हीट बढ़ेगी ट्रोपोस्फेयर के अंदर, और हीट बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, बाहर आ जाएगी, हम बह जाएंगे, हमें तैरना भी नहीं आता, ठीक है ना। तो if the amount of carbon dioxide crosses the delicate proportion of 0.03%, the natural greenhouse balance may get disturbed. Carbon dioxide is the major contributor to the global warming. कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो अगर ये बढ़ता है तो फिर दर्द ही दर्द है। 0.03% ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन की। स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन के लिए मेनली दो गैसेस रेस्पॉन्सिबल है, वो है NO और CF2Cl2 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, है ना। और दोनों के लिए ही हम ही जिम्मेदार हैं मेजरली, दोनों ही ह्यूमन एक्टिविटी से ही है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी टू कंपाउंड्स नाइट्रिक ऑक्साइड एंड CFC रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सबसे पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO कैसे नुकसान कर रहा है ओजोन का वो बताता हूं आपको। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, अभी मैंने आपको बताया ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, O2+O में, O2+ नेसेट ऑक्सीजन। NO इस नेसेट ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, वो NO2 बनाएगा, और O2 बनाएगा। जो O2 स्ट्रेटोस्फेयर में बनी है वो किसी के काम की नहीं है, वहां पे कोई रह नहीं रहा, और वहां वाली ऑक्सीजन ट्रोपोस्फेयर में एंट्री नहीं मार सकती, तो हमारे किसी काम की ना है स्ट्रेटोस्फेयर वाली ऑक्सीजन। फिर जो बना हुआ NO2 है वो अगले ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ वही नेसेट ऑक्सीजन से ट्रीट करके अपने आप को फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 में बदल देगा। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड अगले ओजोन से, फिर NO2 में, फिर NO2 ओजोन के साथ NO, ये चलता रहेगा। अब इससे हो क्या रहा है, नुकसान तो ओजोन का हो रहा है ना, उधर भी ओजोन खाया, इधर भी ओजोन खाया, ओजोन खाया, ऐसे खाता जा रहा है। ये O लिखा है ना, O का मतलब O2+O, समझ गए होंगे। तो ओजोन का नुकसान हो रहा है कुल मिला के, और एक मॉलिक्यूल ओजोन का निकल रहा है तो वहां पे छेद हो रहा है। फिर दूसरा, इतना बड़ा स्ट्रेटोस्फेयर है भाई, धरती इतनी बड़ी है, एक ओजोन का मॉलिक्यूल तो मतलब पता भी नहीं चलेगा निकला है। लेकिन एट द सेम टाइम 1000 से भी ज्यादा, एक मोल भी इनके यूज कर लोगे ना तो 1000 से ज्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल वहां से निकल जाएंगे, तब भी पता नहीं चलेगा। लेकिन वो 1000 भी इतने ज्यादा मल्टीप्लाइड होंगे ना कि वहां पे आपको एक छेद नजर आएगा, वहां से सीधे रेडिएशन आएगी, यहाँ कैंसर वैंसर कर देगी, और भी चीजें, कॉर्निया हार्ड कर देती है। बहुत लफड़ा है, दर्द बहुत है जीवन में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ये तो हम जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम हमारी सहूलियत के लिए, हमें पानी ठंडा चाहिए, हमें तरबूज ठंडा चाहिए, हमें मैंगो ठंडा चाहिए, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए, तो उसके लिए हम फ्रिज यूज करते हैं। और वो फ्रिज क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिलीज करता है। हमें मस्त तरीके से सोना है, गर्मियां आ गई हैं तो हमें एयर कंडीशन चाहिए, तो वहां से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है। अब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स के क्लोराइड फ्लोराइड के डेरिवेटिव जो होते हैं कार्बन के, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। जैसे CF2Cl2 हो गया, CFCl3 हो गया, दीज आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना, जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं। जब ये लाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं। किस तरह से ब्रेकडाउन होते हैं देखो आप, जैसे यहां पर ये CF2Cl2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो कमजोर है कार्बन फ्लोरीन की तुलना में, तो यहां से इसका होमोलिटिकल क्लीवेज होता है, और होमोलिटिकल क्लीवेज होगा तो ये डॉट और Cl डॉट बनेगा। इसी तरह से अगर CFCl3 है, मान लो ये अलग क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये अलग क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसका होगा तो CFCl2 डॉट और Cl डॉट बनेगा। अब ये जो क्लोरीन डॉट बनाया है आपने, बस यही तो दर्द पैदा करेगा। ये क्लोरीन डॉट क्या करता है, ओजोन के साथ, अब डॉट है तो डॉट ही बनाएगा, ओजोन के साथ डॉट बनाएगा तो ClO डॉट प्लस O2। ये ClO डॉट जो बना है, ये ClO डॉट जो बना है, वो अगले O के साथ क्या बना लेगा, Cl डॉट प्लस O2, Cl डॉट प्लस O2, फिर Cl डॉट बन गया, फिर Cl डॉट अगले ओजोन को खाएगा, फिर वो ClO डॉट बनाएगा, फिर वो ClO डॉट अगले O के साथ फिर Cl डॉट बना लेगा। इस तरह से चलता रहेगा। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को निपटा के आता है, और ऐसे जाने कितने घरों से CF2Cl2 निकल रही है पता ही नहीं है, ठीक है। तो कितना ज्यादा ओजोन को नुकसान हो रहा है सोचो आप, समझ रहे हो आप बात को, कि अगर ये धरती है ना पूरी, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, तो उसमें है ना मतलब इस तरह से हल्का सा छेद होता है, इस तरह से, ऐसे पता भी नहीं चलेगा ये छेद हो गया, इतना सा, बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना सा छेद कर देंगे, लेकिन वो इतना सा छेद कब बड़ा हो जाएगा, होता ही जा रहा है मतलब, और एक दिन ऐसा आएगा जब फिर, समझ रहे हो ना। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC डेस्ट्रॉयड 1000 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ठीक है। याद है वो बचपन के दिन जब हम कभी गांव में जाते थे, या फिर हमारे पास इतनी चॉइसेस नहीं थी, तो हम छत पे जाके सो जाते थे, और क्या मजे की नींद आती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, चीजें बदल चुकी है, लोगों के पास छत ही नहीं है, लोग मल्टीज में रह रहे हैं, उनके पास छत ही नहीं है, मकान 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 मकान, ऊपर एक जाके छत है। तो चीजें चेंज हो गई हैं भाई, चीजें चेंज हो गई हैं, तो चीजें चेंज हो गई हैं तो समझ ही रहे हो आप। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कैसे ओजोन का मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहा है। मेरे हिसाब से बात समझ में आएगी। ये है स्ट्रेटोस्फीयर का पोल्यूशन, मेनली बिकॉज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है। अब क्या इफेक्ट्स है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के, ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रहा है उसके क्या क्या इफेक्ट्स है। तो ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन फॉल ऑन द अर्थ, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन से यूवी रेडिएशंस अर्थ पे सीधे फॉल कर रही हैं, ठीक है। और द यूवी रेडिएशंस, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपकी डैमेज द कॉर्निया एंड लेंस ऑफ द आइस, आइस के लेंस और कॉर्निया को डैमेज करती है सबसे पहले तो, है ना। द यूवी रेडिएशंस, आपने देखा होगा ना आजकल चश्मे आते हैं, है ना, कि ये अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी प्रोटेक्टेड लेंसेज आते हैं। क्यों बनाए, क्यों धंधा बन गया ये, क्यों बन गया, क्योंकि वो सही में यूवी रेस से बचाता है, सही में यूवी रेस से बचाता है। द यूवी रेडिएशन अफेक्ट द प्लांट प्रोटीन्स सो रिड्यूस द क्लोरोफिल, है ना। जो यूवी रेडिएशन है वो प्लांट के प्रोटीन को कम कर देता है और क्लोरोफिल को कम कर देता है, फिर वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिटार्ड हो जाएगा अल्टीमेटली, फिर समझ ही रहे हो आप। द यूवी रेडिएशन अपसेट द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, ये हीट बैलेंस को भी थोड़ा सा गड़बड़ा देता है। ये जो यूवी रेडिएशन से सीधे सीधे अर्थ पे आएगी, तो फिर रेडिएशन है अपनी एनर्जी तो लेके आएगी आएगी, है ना। ये कहानी है दोस्त, मेरे हिसाब से यहां तक की बात क्लियर होगी दोस्त, है ना। मेरे हिसाब से यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगली बात है एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मैं आपको थोड़ा बहुत और बताता हूं कि जो इंडस्ट्रीज से SO2 गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकल रही है, SO2 और NO2 मेनली,
SO2 विल बिकम SO3, वो SO3 में बदलेगी। और जब वो वाटर के साथ, जब पानी की झमाझम बरसात हो रही होगी, तो जहां जहां पर भी SO3 प्रेजेंट होगी, तो देन दैट SO3 प्लस H2O, SO3 और H2O का ऑक्सीजन जोड़ दो, SO4 और H2 जोड़ दो, H2SO4, तो H2SO4 के साथ बरसात होगी। H2O को NO2 के साथ जोड़ोगे तो HNO3 के साथ बरसात होगी। तो जब भी HNO3 और H2SO4 बरसात के साथ जुड़े होंगे तो वो रेन नहीं, वो एसिड रेन होगी। आपसे क्या पूछ सकता है कि नॉर्मल रेन का पीएच कितना होता है? नॉर्मल रेन का पीएच होता है 5.6 और एसिड रेन का पीएच कितना होगा? 5.6 से कम होगा। एसिड रेन के मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके H2SO4 और HNO3 होते हैं, और ये किससे फॉर्म होता है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अरे बेसिकली देखो ना, आप जो आपका SO2 है, SO2 विल बिकम SO3, और SO3 जब पानी के साथ आएगा तो दैट विल बिकम H2SO4। और आपका जो NO2 है, NO2 जब पानी के साथ आएगा, तो जोड़ दो आपस में इनको, है ना। NO2 जब पानी के साथ आएगा तो दिस विल बिकम HNO3, है ना। अब ये H2O और NO2 है, और हाइड्रोजन का पंगा है, तो NO के साथ NO2 प्लस H2O, सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एज एसिड एंड नॉर्मली। इसकी रिएक्शन भी मैंने लिखी हुई होगी वैसे तो। अच्छा हाँ 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 हाँ, आई एम सॉरी 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 सॉरी, NO2 वाली रिएक्शन ये नहीं होगी। NO2 विल कन्वर्ट इनटू NO3। NO2 जो है वो NO3 में कन्वर्ट होता है पहले। अब NO2 और NO3 दोनों मिलके N2O5 में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो N2O5 है ये पानी के साथ रिएक्शन करेगी, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 6 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 N2, तो ये बनाती है आपकी HNO3 के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये पूरी रिएक्शन चलेगी। अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है? आपके H2SO4 है और HNO3 है, जिसकी वजह से अम्ल वाली वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है। पीएच रेन वाटर का जो होता है वो 5.6 और एसिड रेन का 5.6 होता है। ठीक है ना, ये कहानी है दोस्त, बाकी सब बकवास है। अब इधर आ जाओ, एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसा कि आपको पता ही है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन को खाएगा तो NO2 प्लस O2 बनाएगा, NO2 फिर से ओजोन को खाएगा तो NO3 बनाएगा, NO2 और NO3 बन गया। NO2 और NO3 आपस में कंबाइन होकर N2O5 बनाएंगे, और ये N2O5 वाटर के साथ 2 मोल HNO3 बनाएगा। ये HNO3 धरती पर आएगी, कम डाउन विद रेन टू अर्थ, तो फिर वो क्या करेगी? आपका एसिड रेन कर देगी। इसी तरह से SO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो H2SO4 बना लेती है। ठीक है, जैसा आपको बताइए कि SO2 O2 के साथ SO3 बनाएगी, ये तो विदाउट कैटलिस्ट है। अगर आपने ओजोन ले लिया या H2O2 ले लिया तो विद कैटलिस्ट और जल्दी SO3 बनेगा, और SO3 पानी के साथ क्या बना देगा? H2SO4 बना देगा। पानी के साथ H2SO4 बना देता है। अब थोड़ा सा इधर देखो, आप इधर से समझ में आएगा जल्दी से आपको। ठीक है ना, ये इंडस्ट्रीज है, ये गाड़ियां चल रही हैं, यहां से धुआं निकल रहा है, वो सल्फर के डाइऑक्साइड्स है और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स है। यहां से आपको SO2 मिल रहा है और NO2 मिल रहा है। अब ये SO2 और NO2 पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स ओजोन के साथ या फिर आपके H2O2 के साथ मिलके, है ना, SO2 एंड NO2 जो है विल बिकम्स SO3 और NO3 भी बन जाएंगे, और SO3 वाटर वेपर के साथ मिलके H2SO4। और जब बरसात होगी झमाझम, तो बरसात कहां कहां पे होगी? बरसात पेड़ पौधों पे भी हो सकती है, बरसात जहां खेती हो रही है वहां पर भी हो सकती है, मतलब फॉरेस्ट में हो सकती है, खेती हो रही है वहां हो सकती है। बरसात जो है वो जहां आपके बर्फ है वहां हो सकती है। बरसात जो है जहां एक्वेटिक लाइफ है, पॉन्ड्स तालाब वगैरह, वहां पर भी हो सकती है। जहां फॉग आ रहा है वहां पर भी हो सकती है। तो बरसात नहीं है, वो एसिडिक बरसात है। तो एसिडिक बरसात क्या करती है कि पेड़ पौधों में ड्राई फॉल आउट करा देती है, पत्तियों का वेजिटेशन को डैमेज कर देती है। पीएच के चेंजेस की वजह से क्रॉप बैलेंस, जो क्रॉप के उगने का तरीका वो चेंज हो जाता है ना। स्नो जो है वो एसिडिक स्नो हो जाएगी, एसिड रेन होगी, तो एक्वेटिक लाइफ जो है, वो जो वाटर है उसमें भी पीएच चेंज होंगे तो एक्वेटिक लाइफ भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, और फॉग भी कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। ये जो यहां से भट्टी में से निकल रहा है ना, समझ रहा आप? इससे
एसिडिक रेन की वजह से देखो हमारी खूबसूरती, ये ताजमहल जो बनाया था वो बहुत ही सफेद था, अभी भी आपको इसमें सफेद दिख रहा होगा, लेकिन आपको जो इसमें शक्ल दिख रही है ना, इतना भी नहीं, लेकिन हल्का हल्का पीला हो गया है, येलो कलर आ गया है उसमें, मतलब एक व्हाइट होता है, येलो टिंट आ जाता है व्हाइट में, तो वो येलो टिंट आ गया, क्योंकि जो आगरा है, आगरा के आसपास खूब सारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, और उन इंडस्ट्रीज से जो SO2 और NO2 वगैरह निकल रहे थे, उसकी वजह से एसिडिक रेन बहुत ज्यादा हुई, तो ये दिक्कत होगी। अब तो क्या यार बहुत सारे नॉर्म्स आ गए हैं इस हेरिटेज को बचाने के लिए। अब क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के, वो देखो आप। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत करने लगता है एसिड रेन, ठीक है। इट कोरोड्स वाटर वाइप्स, सो हैवी मेटल्स लाइक आयरन, लेड, कॉपर आर मिक्स विद वाटर विच हैव टॉक्सिक इफेक्ट। अब ये क्या कर रहा है कि जो आपके पानी के पाइप है, जैसे एसिड रेन आई तो वो नालों में ही तो जा रही है ना, और जो हमारे पानी के पाइप से उसी में जा रही है, पानी के पाइप लोहे के, लेड के, या फिर उसमें कॉपर वगैरह सब मिक्स होता है, ठीक है। तो जब वो कोरोड होंगे, उसमें रस्टिंग आएगी, तो उसका चूरा चूरा होकर वो पानी के साथ मिक्स होंगे, पानी के साथ मिक्स होंगे, हमारे घर में आएंगे हम पियेंगे, दिक्कत हो जाएगी। दीज आर हैविंग वेरी टॉक्सिक इफेक्ट, लेड वगैरह तो कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है। द एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द लेक विच इज हार्मफुल टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। वो क्या करता है, एसिडिटी बढ़ा देता है लेक की, जो कि एक्वेटिक सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है ना। इट इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रीज, प्लांट्स एज इट डिसॉल्व्स एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ एंड ऑल्सो डैमेज बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर, ट्रीज, प्लांट्स, इनके लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है ना, और जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें चाहिए होते हैं वो उसको डैमेज कर देता है, और जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको भी डैमेज कर देता है, वही कोरोजन वाला इफेक्ट है ना, मतलब समझिए आप। अब ये ताजमहल के पीले पड़ने का कारण क्या है कि ताजमहल में कैल्शियम कार्बोनेट है, वो जो मार्बल है कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4 से रिएक्ट होगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2, कैल्शियम सल्फेट बन गया, कैल्शियम सल्फेट टर्बिडिटी टाइप का प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से येलो कलर आ रहा है। अब यह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट्स गैसेस कौन सी है, मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है और CO2 है, और ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर की बातें हैं, समझ गए आप। दीज आर दी बातें ऑफ ट्रोपोस्फेयर। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है याद होनी चाहिए आपको, इसमें सल्फर नहीं है, ध्यान से देखो आप, इसमें ध्यान से देखो आप, सल्फर नहीं है, मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CF2Cl2, और ओजोन है और CO2 है, लेकिन इसमें सल्फर का कोई भी कंपाउंड नहीं है, अगर दे दिया तो वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सल्फर का ऑक्साइड इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, सल्फर का ऑक्साइड इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ध्यान रखना। मीथेन, वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CF2Cl2, ओजोन और CO2, दीज आर द ग्रीन हाउस गैस। अगेन कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। धरती माता फिर से आगे, फिर से प्रणाम। आइए देखते हैं, यहां पर अपन ने एक सर्किल ड्रॉ किया इस तरह से। अब होता क्या है कि यहां पर ये हमारे सूर्य देवता सूरज है ना, ये क्या करते हैं, हार्मफुल हीट रेडिएशन यहाँ पे अर्थ पे भेजते हैं, इस तरह से रेडिएशन अर्थ पे आ रहे हैं ना, हीट आ रही है लपक के, भयंकर रूप से इस तरह से रेडिएशंस भेजे जा रहे हैं, कहां से, सन से रेडिएशन आ रहे हैं। अब यहां पर वो जो मैंने गैसेस बताई आपको, अगर उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो वो यहां पर ऐसे होगी, समझिए आप, यहां पर वो सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस होंगी, है ना, इस ट्रोपोस्फियर में वो सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस होंगी, और वो ग्रीन हाउस गैसेस के साथ एक दिक्कत है, जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी वो सन से आती हुई रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, री एमिट नहीं कर पाती। सोख लिया, वापस नहीं भेजा, सोख लिया तो वो जो हीट है वो ट्रैप हो गई उन गैसेस में, वो गैसेस गर्म हो गई,
अब वो ट्रैप तो हो गई दोस्त, लेकिन दर्द क्या है कि वो जो ट्रैप हुई है उसकी वजह से वो ट्रोपोस्फेयर में मतलब थोड़ा सा वार्म बढ़ गया है ना, वार्मिंग बढ़ गई। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या हुआ, ट्रोपोस्फेयर में गर्मी बढ़ गई, वापस रीएमिट नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे गर्मी बढ़ गई, वार्म हो गई, ग्लेशियर्स पिघल गए, बाढ़ आ गई, हम फिर तैर रहे हैं, समझ रहे हो, है ना। तो देखो प्रॉब्लम हमारी है, मीथेन हम ही छोड़ रहे हैं, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड हमारी दिक्कत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन घर से ही छोड़ रहे हो, तो ओजोन, CO2, ओजोन, समझ रहे हो, सब हमारी वजह से हो रहा है। अब एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसको, समझ गए मेन कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये सन से निकलने वाली रेडिएशंस को ट्रैप कर ले रही है और उसको रीएमिट नहीं कर रही, जिसकी वजह से हीट बढ़ रही है और हीट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है ना। द वार्मिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू रीएमिशन ऑफ सन्स एनर्जी absorbed by the earth. The re-emission of earth's energy is absorbed by CO2 molecules and water vapor present near the earth's surface, and then its radiation back to the earth is called as greenhouse effect. So the temperature of the earth is increased as called global warming. वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो मैंने हिंदी में बोला, ट्रैप कर लेती है, रीएमिट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। सारी गैसेस काम के, ध्यान रखना, सल्फर नहीं है इसमें। अब ये तो थे गैसियस पोल्यूटेंट, अब आ रहे हैं आपके पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। अभी तो क्या थे, गैसियस पोल्यूटेंट थे, अब पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट है। एक थे गैसियस पोल्यूटेंट, एक है पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट जो पार्टिकल साइज के होते हैं, तो गैस है एक पार्टिकल साइज के होंगे जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वो एक जगह पर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें आर पार नहीं दिखेगा। अभी भी वो हमें नेकेड आई से एक एक पार्टिकल तो नहीं दिखेगा, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं कि बहुत सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो फिर हमें आर पार नहीं दिखेगा। जैसे कि आपने फॉग देखा होगा, फॉग है ना, फॉग में हमें आर पार नहीं दिखता, तो वो बेसिकली पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट ही है, पार्टिकल साइज का है, ठीक है ना। दो तरह के होते हैं, एक वायबल और एक नॉन वायबल। वायबल जो होते हैं वो बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स, एल्गे एक्सेट्रा, दीज आर वायबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। नॉन वायबल जो होते हैं वो होता है मिस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, डस्ट, ये जो होते हैं नॉन वायबल होते हैं। जैसे मिस्ट जो होता है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं वो हवा में भी स्प्रे हो जाते हैं, सारा क्रॉप पे थोड़ी ना गिरता है, तो वो जो पार्टिकल हवा में स्प्रे हुआ पेस्टिसाइड का वो बेसिकली मिस्ट है। स्मोक इंडस्ट्रीज जो होगी, जो जहां पे कार्बन वार्बन को बर्न किया जाता है, काले रंग का धुआं निकलता है, वहां से जो धुआं निकल रहा है वो स्मोक है बेसिकली। फ्यूम्स जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होती है, ब्लास्ट फर्नेस से जो धुआं निकलता है, वहां से जो धुआं निकल रहा है वो फ्यूम्स है। डस्ट क्या है, जहां बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उसको छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहां से डस्ट के पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो डस्ट है, वो नॉन वायबल पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है। अब एक पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है 5 माइक्रोन से ज्यादा साइज का, और दूसरा है आपका 10 माइक्रोन का। कितने का है, 10 माइक्रोन होगा बेटा, ये एक सेकंड है, रुक जाइए, 10 माइक्रोन्स कितने का होगा जी, एक सेकंड रुक जाइए, 10 माइक्रोन्स का, ठीक है ना, 10 माइक्रोन्स का। जो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट 5 माइक्रोन या उससे बड़ी साइज के होते हैं वो अपने नेसाल पैसेज में फंस जाते हैं, और अगर 10 माइक्रोन के अप्रोक्सीमेटली हैं तो वो लंग्स में एंटर हो सकते हैं इजीली। ये एनसीईआरटी का डाटा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला। 5 माइक्रोन से ज्यादा और 10 माइक्रोन वाली बात, ठीक है ना। ये दो टाइप के पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट होते हैं आपके, ठीक है। अब इसी चीज को चौड़ में यहां पे लिख रखा है, पूरी बातें चौड़ में लिख रखी है कि स्मोक इज कंपोज्ड ऑफ, पढ़ लेते हैं, smoke is composed of particulate matter. Particulates are the tiny solid or liquid particles suspended in the air. These particles are usually individually invisible to the naked eyes. Collectively, however, small particles often form has that restricts visibility, है ना, वो has बना लेते हैं जिससे कि visibility नहीं हो पाती। Particulates in the atmosphere may be viable or non-viable. वायबल होता है और नॉन वायबल पर्टिकुलेट होता है। वायबल पर्टिकुलेट्स और नॉन वायबल पर्टिकुलेट्स, दीज आर दी माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिस्पर्स्ड इन एटमॉस्फेयर, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स, एल्गे, ये सब वायबल पर्टिकुलेट है।
नॉन वायबल क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म आइदर बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मटेरियल और बाय द कंडेंसेशन ऑफ minute particles and droplets. These are there are four types of non-viable particulates in the atmosphere: mist, smoke, fumes and dust. वही चीज मैंने शॉर्ट में लिख रखी थी, इसने इतना लंबे चौड़े में लिख रखी कि वायबल बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, एल्गे होते हैं, और नॉन वायबल बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ के या फिर जो आपके कंडेंसेशन प्रोसेस है उससे जो बनते हैं वो नॉन वायबल पार्टिकुलेट होते हैं। जैसे अगर मिस्ट की बात करें तो मिस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल ऑफ स्प्रे लिक्विड्स एंड द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर। ये मिस्ट के हैं एग्जांपल्स, हर्बिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, दैट मिस देयर टारगेट्स एंड ट्रेवल थ्रू द एयर टू फॉर्म मिस्ट। जो अपने टारगेट को मिस कर देते हैं, क्रॉप वगैरह को, और हवा में ट्रेवल करके चले जाते हैं, वो मिस्ट होते हैं। स्मोक डिनोट्स वेरी स्मॉल सूट पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग एंड कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। Oil smoke, tobacco smoke and carbon smoke are typical examples of these type of particulate emission. केवल रीड करो, कुछ नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा अंदर की बात, सीधे काम की बात पूछेगा। डस्ट, मीट, स्मोक, फ्यूम्स, ये क्या है आपके? दीज आर दी नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स। वायबल कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, वो वायबल है। फ्यूम्स आर कंडेंस वेपर्स। फ्यूम्स ऑफ मेटल्स आर दी वेल नॉन पार्टिकुलेट्स of this type. Example of this category also include metallurgical fumes and alkali fumes. Dust consists of the particle produced during crushing, grinding and attribution of solid materials. ठीक है ना? अरे वही सब चीज चल रही है यार, ठीक है ना? बता दिया मैंने आपको। मिस्ट जो है वो बेसिकली स्प्रे करने से, स्मोक जो है वो बेसिकली जो सिगरेट वगैरह का धुआं होता है वो सब होता है। फ्यूम्स मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज से जो मेटल वगैरह को बर्न करते हैं, मेटलर्जी में आप पढ़ोगे, वहां पे फ्यूम्स देखने को मिलेगी। डस्ट जो है बेसिकली वो बड़े बड़े स्टोन्स को तोड़ के जो बनाया जाता है, सैंड्स वगैरह, लाइमस्टोन कट करते हैं। जब आपने घर देखा हो, कहीं घर पे घर बनता है, फ्लोर लगता है, तो उसको ऐसे काटता है ना, तो वहां से वो जो धूला निकलता है, धूला, वो बेसिकली डस्ट है। डस्ट भी समझाना पड़ रहा, बताओ। अब नेक्स्ट है स्मोग। स्मोग क्या होता है? स्मोग होता है आपका स्मोग प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग। स्मोक होता है आपका जिसमें स्मोक भी होगा और फॉग भी होगा, मतलब धुआं भी होगा और फॉग भी होगा। फॉग मतलब पार्टिकल नेचर का होता है, वो जिसमें आर पार नहीं दिखता, है ना? कोहरा, कोहरा वो है। दो तरह के होते हैं, क्लासिकल और फोटोकेमिकल। इतना रीड नहीं हो पाएगा, काम की बात ये रही, इससे आपका सारा समझ में आ जाएगा। स्मोक, जैसा कि मैंने बताया, स्मोक प्लस फॉग आपका स्मोक होता है। दो तरह के स्मोक होते हैं, एक क्लासिकल स्मोक और एक फोटोकेमिकल स्मोक। दो तरह के स्मोक हैं, एक क्लासिकल और एक फोटोकेमिकल। C4 क्लासिकल, C4 कूल एनवायरनमेंट। फोटोकेमिकल, फोटोन, फोटोन मतलब हीट, हीट मतलब एनर्जी, तो वो वार्म क्लाइमेट में होता है। जो क्लासिकल स्मोक है वो बेसिकली कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहां ठंड पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है, ठंड भी होती है, तो वहां पे क्लासिकल स्मोक आपको देखने को मिलेगा। क्लासिकल स्मोक के जो कंपोनेंट है वो है स्मोक प्लस फॉग प्लस SO2। ध्यान रहे, ये याद होना चाहिए कि क्लासिकल स्मोक के कंपोनेंट क्या है। स्मोक प्लस फॉग तो हो गई, साथ में SO2 इज द कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल स्मोक। और ये कैसी होती है? रिड्यूसिंग स्मोक होती है। इस बार भी जैसे जेई का पेपर हुआ था, है ना? जेई का पेपर हुआ था, जेई मेंस का, तो उसमें ये पूछ लिया था कि क्लासिकल स्मोक इज रिड्यूसिंग स्मोक या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। तो मेंस का पेपर और नीट का पेपर सेम सेम ही है ना? कोई अलग नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग स्मोक होगी। फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है वो वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में होती है, जहां पे धूप वगैरह ज्यादा या गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पे। एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ये सारे होते हैं: ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन और पेन। ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड तो आपको पता ही है। एक्रोलीन क्या होता है? 3 कार्बन का अल्डिहाइड, 3 कार्बन डबल बॉन्ड, याद है आपको? अक्राइल अल्डिहाइड, वो एक्रोलीन होता है। पेन क्या होता है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब इसको याद कैसे? देखो, पर ऑक्सी एसिटाइल है, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है। NO2 क्या होता है? नाइट्रेट। डबल O क्या है? परोक्सी। CH3CO क्या है? एसिटाइल। अगर OH होता तो एसिटिक एसिड, या X होता तो एसिटाइल हैलाइड, तो एसिटाइल, परोक्सी एसिटाइल,
और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका नाम हो गया पेन। ये कैसी है? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है। कौन सी? फोटोकेमिकल। क्लासिकल वाली रिड्यूसिंग होती है, फोटोकेमिकल वाली ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होती है। उसमें स्मोक प्लस फोक प्लस SO2, इसमें आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड अनसेचुरेटेड है, ये एल्कीन आ गए अनसेचुरेटेड है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट अनसेचुरेटेड है, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। वो कूल एनवायरनमेंट में, फोटोकेमिकल हॉट एनवायरनमेंट में होता है। अब ये कैसे फोटोकेमिकल स्मोक बनता है उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, आप एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। काम की बात मैंने आपको बता दी, वही एक्रोलीन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कैसे बनता है वो सब लिखा है। अब यहां पे काम की बात है, यहां पे काम की बात है, इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के क्या इफेक्ट्स होते हैं? एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो एक बार रीड करते चलते हैं। द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पता है हमें, हमने याद कर लिए। ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, पेन है, फॉर्मल्डिहाइड है, एक्रोलिन है। दीज आर दी कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो तो पता ही है, कुछ तो करेगा ही। बोथ ओजोन एंड पेन एक्ट एज पावरफुल आई इरिटेंट्स, ये पावरफुल आई इरिटेंट्स होते हैं। अब ये दूसरी चीज आ गई आई इरिटेंट की, पहले भी आया था, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड वाले केस में आया था आई इरिटेंट। ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट द नोज एंड थ्रोट एंड देयर हाई कंसेंट्रेशन कॉजेज हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। कहने का मतलब है नाक कान गले की बीमारी हो रही है ओजोन से और नाइट्रिक ऑक्साइड से, जिससे सर भी दुख रहा है। समझ रहे हो? नाक में दिक्कत, गले में दिक्कत, कफ पफ की दिक्कत, जिससे सर दर्द भी हो रहा है, वो दिक्कत आ रही है ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड से, क्योंकि वो पर्टिकुलेट है, नाक में घुसेगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी। समझ ही गए होंगे आप। फोटोकेमिकल स्मोक लीड्स टू द क्रैकिंग ऑफ रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट लाइफ। रबर वगैरह को वो क्रैक कर देता है और प्लांट लाइफ को भी डैमेज कर देता है। इट ऑल्सो कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को भी कोरोड कर देता है। स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, रबर एंड पेंटेड सरफेस को भी खराब कर देता है। दीज आर दी इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब हम फोटोकेमिकल स्मोक को कैसे खत्म कर सकते हैं? इसके बाद आपका एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, फिर आएगा वाटर पोल्यूशन, वो थोड़ा छोटा है, और फिर सॉइल पोल्यूशन, वो और छोटा है, ठीक है ना। अब जैसा है चैप्टर वैसे ही पढ़ना पड़ेगा ना दादा, एक एक लाइन से सवाल पूछ रहा है वो, अब क्या कर सकते हैं। अब इसको लिखने थोड़े ना बैठूंगा यार। कंट्रोल ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ध्यान से सुनना। हम कंट्रोल कर सकते हैं या तो प्राइमरी सोर्स को ही रोक दें, या फिर सेकेंडरी सोर्स को रोक के, मतलब जो पहले ही जो चीज बन रही है उसी को रोक दें। कहने का मतलब क्या है? इफ वी कंट्रोल द प्राइमरी प्रिकर्सर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक सच एज NO2 एंड हाइड्रोकार्बन, मतलब जो इंडस्ट्रीज से हाइड्रोकार्बन और NO2 प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम वहीं पे चीजें को कट आउट कर दें तो हम रोक सकते हैं। आगे की रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, है ना। वो NO2 और फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा तो एक्रोलीन नहीं बनेगा, वो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो, उनकी वजह से। और द सेकेंडरी प्रिकर्सर्स सच एज ओजोन एंड पेन, ये ओजोन हो गया, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, फोटोकेमिकल स्मोक विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस, तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। प्राइमरी तो क्या है आपका NO2 और आपका हाइड्रोकार्बन, वो प्राइमरी है। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से ही तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और वो ऑक्सीडेशन फोटोन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए आप NO2 को रोक देते हो तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है, तो वो फोटोकेमिकल स्मोक नहीं आ पाएगा। इसके लिए आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग? इसके लिए आजकल क्या कर रहे हैं? यूजुअली कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन दी ऑटोमोबाइल्स विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन टू द एटमॉस्फेयर।
हम आजकल कैटालिटिक कन्वर्टर्स को यूज कर रहे हैं जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को नेचर में जाने से पहले ही कन्वर्ट कर देती है, उसका कंबशन कर देती है। क्या कैटालिटिक कन्वर्टर्स गाड़ियों में यूज हो रहे हैं, जैसे फिल्टर्स यूज होते हैं आजकल, है ना, जो मतलब NO2 और हाइड्रोकार्बन को पहले ही कंबशन कर देती है। जैसे इंडस्ट्रीज में जो चिमनी लगी होती है उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगा दिए जाते हैं जो कन्वर्ट कर देती है इनको कंबशन करके, तो ये रिलीज नहीं होंगे तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स है, जैसे वो प्लांट्स कौन से हैं, पाइनस है, जूनिपेरस है, क्वेरकस है, पाइरस है और विटिस है, कैन मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड देयरफॉर देयर प्लांटेशन कुड हेल्प इन दिस मैटर। तो वो मेटाबोलाइज कर देती है नाइट्रोजन ऑक्साइड को और इनके प्लांटेशन की वजह से भी हम रोक सकते हैं चीजों को होने से, है ना, वो भी मेटाबोलाइज कर देती है। तो पाइनस, जूनिपेरस, क्वेरकस, पाइरस एंड विटिस, इस तरह के प्लांट्स की ग्रोथ से भी हम लोग रोक सकते हैं। एक बार इसको रीड कर लो, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। हाँ जी सेठ जी आओ। तो ये तो था आपका एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन का मेन कारण क्या है, कहां कहां से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कौन कौन सी जगह है जहां से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, मेजर वाटर पोल्यूशन के पोल्यूटेंट क्या क्या है वो बता रहा हूं। मेजर वाटर पोल्यूशन पोल्यूटेंट क्या है और उसके सोर्स क्या है। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, ये सब डोमेस्टिक सीवेज से आ रहे हैं, हमारे घरेलू सीवेज से, डोमेस्टिक सीवेज से ये सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहा है। ऑर्गेनिक वेस्टेज जो है वो डोमेस्टिक सीवेज से, एनिमल एक्सक्रीटा से, डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स से, डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज से आ रहा है, ठीक है ना। मतलब डोमेस्टिक सीवेज से आ रहा है, या जो सब्जियां हम लोग फेंक देते हैं, या जैसे जो प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ हो जाती है उनकी वजह से ऑर्गेनिक वेस्टेज आ रहे हैं, है ना। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बेसिकली प्लांट न्यूट्रिएंट्स का पॉल्यूशन का कारण होती हैं। टॉक्सिक हैवी मेटल्स कहां कहां से आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज और केमिकल फैक्ट्रीज से आपके टॉक्सिक हैवी मेटल्स आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वाटर पॉल्यूटेंट। सेडिमेंट्स, वो इरोजन ऑफ सॉइल बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग की वजह से, या एग्रीकल्चर में सॉइल इरोजन जो हो रहा है उसकी वजह से सेडिमेंट्स आते हैं। पेस्टिसाइड्स आपको पता ही है कहां से आते हैं, केमिकल यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, फंजाई एंड वीड्स। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहां से आ रहे हैं, जैसे हमारे कोटा में थर्मल पावर प्लांट है तो वहां से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलता है, पानी में ऐड होता है तो फिर वो भी कार्सिनोजेनिक होता है। तो माइनिंग ऑफ यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल्स, तो वहां से आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आ रहे हैं। और हीट बेसिकली पोल्यूशन की तरह ही है, वो अगर आप पानी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा तो वहां की एक्वेटिक लाइफ, वहां पे जो अंदर प्लांट है वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक टेम्परेचर होता है, उसके बियॉन्ड जाने पर चीजें डिस्टर्ब होती हैं। हीट कहां से आ रही है मेजरली, वाटर यूज फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज, जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं तो कोल्ड स्टोरेज के लिए जो कूल किया जा रहा है तो बेसिकली हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म से ही वो करते हैं। तो अगर कोई चीज कूल हो रही है तो वो किसी चीज को हीट करने से हो रही है, तो पानी को हीट करके पानी हीट करके निकलता है वहां से, है ना। जैसे आप देखोगे तो एसी चलता है, एयर कंडीशन, तो हमें तो ठंड लगती है लेकिन जो उसका आउटर पार्ट होता है वो हीट फेंकता है बाहर, वो अंदर की हीट सक करके बाहर फेंकता है, तो वो बेसिकली इस टाइप के सोर्सेस आपके मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स ये हैं और सोर्सेज ये हैं। अब पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, क्या इंपॉर्टेंस है डिसॉल्व ऑक्सीजन की वाटर में। तो द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, दे कंज्यूम oxygen dissolve in water, the amount of oxygen that water can hold in the solution is limited। पानी में कुछ ऑक्सीजन होती है जो एक्वेटिक लाइफ के लिए या जो प्लांट होते हैं पानी के अंदर उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक वेस्टेज बहुत ज्यादा कर दिए हैं, हम लोगों ने कर दिए हैं, और बैक्टीरिया को उसे डिकम्पोज करना है तो अपनी मर्जी से तो करेगा नहीं, वो ऑक्सीजन से ही करेगा। तो बैक्टीरिया जब उन ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज करता है तो वो वाटर की ऑक्सीजन
कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है, वहां से ऑक्सीजन को सक करके उस बैक्टीरिया को डिकम्पोज करता है पानी को क्लीन करने के लिए। अब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो चाहिए ताकि पानी में जो एक्वेटिक लाइफ वगैरह है वो किल ना हो। तो वो कितनी चाहिए, तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो 10 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पानी के अंदर, और 6 ppm से ज्यादा होनी चाहिए। 6 ppm से अगर कम हो गई, 6 पार्ट्स पर मिलियन से डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई तो एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। 10 ppm से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 10 ppm से कम ही होनी चाहिए डिजोल्व ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, कोल्ड वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कैन रीच अ कंसंट्रेशन अप टू 10 ppm, whereas oxygen in air is about to 2 lakh ppm। जो हवा में ऑक्सीजन डिजोल्व है वो 2 लाख ppm है, मतलब हमारे जैसों को 2 लाख ppm के समथिंग चाहिए होती है, जबकि पानी में 10 ppm ही चाहिए होती है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो 6 ppm, द ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड। तो वहां पे ग्रोथ वगैरह रुक जाएगी। तो मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज हमें पता होनी चाहिए। डिजोल्व ऑक्सीजन 6 ppm से ज्यादा और 10 ppm से कम होनी चाहिए पानी के अंदर। क्यों चाहिए डिजोल्व ऑक्सीजन, ताकि बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाए जो भी ऑर्गेनिक वेस्टेज है। एक होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जितने ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्टेज या जितना ज्यादा पानी पॉल्यूटेड होगा, सड़ा हुआ होगा, उतनी ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी। जो क्लीन वाटर होता है, क्लीन वाटर में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो 5 ppm से कम रहती है। जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो 17 ppm से भी ज्यादा होती है, तो वो हाईली पोल्यूटेड है। क्लीन वाटर में अगर 5 ppm से कम की सप्लाई मांग रहा है पानी तो इसका मतलब वो क्लीन है। 17 ppm से ज्यादा की मांग रहा है तो वो हाईली पोल्यूटेड है। The amount of oxygen required by bacteria to break down the organic matter present in a certain volume of a sample of water is called biochemical oxygen demand। वो ऑक्सीजन डिमांड है वाटर की उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। The amount of BOD in the water is a measure of the amount of organic material in the water in terms of how much oxygen will be required to break it down biologically। है ना, कितनी ऑक्सीजन की डिमांड पानी कर रहा है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है पानी के अंदर, मतलब कितना पोल्यूशन है। क्लीन वाटर वुड हैव BOD वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm, whereas हाईली पोल्यूटेड वाटर कुड हैव अ BOD वैल्यू ऑफ 17 ppm और मोर। वही चीज मैंने लिख रखी है, क्लीन वाटर में 5 ppm से कम और हाईली पोल्यूटेड वाटर में BOD 17 ppm से ज्यादा। काम का तो आपका ये बक्सा है, क्लीन वाटर में 5 ppm से कम, BOD हाईली पोल्यूटेड में BOD 17 ppm से ज्यादा। ये है आपकी काम की बात। व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो होती है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है। समझ गया, ये काम की बात है। आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD is the oxygen requirement by chemical K2Cr2 7 for oxidation of टोटल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, इन वाटर। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। K2Cr2 7 आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको भी ऑक्सीजन की डिमांड है किसी ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। तो वो जो केमिकल की डिमांड है, एक तो बैक्टीरिया की डिमांड थी, एक है केमिकल की डिमांड। वो केमिकल की डिमांड जो है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, COD है। और COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। COD वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन BOD वैल्यू। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से ज्यादा होगी। इस टाइप का स्टेटमेंट बन सकता है कि CO2 इज लेस देन, COD इज लेस देन BOD, BOD इज ग्रेटर देन, ऐसे बन सकता है। तो COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल पोल्यूटेंट। वैसे और भी पोल्यूटेंट था, मैंने उस स्लाइड को डिलीट किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको सारे पोल्यूटेंट एक साथ बता दिए थे, है ना। जैसे पैथोजेंस होते हैं, है ना, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो भी, जैसे ऑर्गेनिक मैटर तो पोल्यूटेंट है ही ना, और पैथोजेंस भी पोल्यूटेंट है, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह भी पोल्यूटेंट ही है, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए थे और उनका पोल्यूटेंट बता दिया था कहां से आ रहे हैं। केमिकल पोल्यूटेंट भी वही चीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूटेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार रीड कर लेते हैं, वैसे तो बता चुका हूं मैं आपको। और मेनली कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं,
वो बता देता हूं। तो यहां पर लिखा हुआ भी है हैवी मेटल सच एस कैडमियम, मरकरी, निकल, है ना। तो कैडमियम, मरकरी, निकल, ये आपके केमिकल पोल्यूटेंट्स है। ये सबसे काम की बात थी, बाकी सब बकवास है, छोड़ो, कुछ नहीं करना। केमिकल कौन कौन से हैं, हैवी मेटल्स कौन से हैं, कैडमियम है, मरकरी है, निकल है, जो कि डेंजरस हैं, ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं वाटर के लिए। दीज आर दी केमिकल पोल्यूटेंट्स। अब एक टर्मिनोलॉजी है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये पूछ लेता है जनरली। यूट्रोफिकेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ड्यू टू पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स के कारण जो वाटर में पोल्यूशन है वो पोल्यूटेंट्स की वजह से है। पोल्यूटेंट्स के कारण जो ऑक्सीजन में डिक्रीमेंट हुआ है वाटर के अंदर, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट हुआ है, उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। मतलब कुछ एक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थी लेकिन पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा थे, तो उसने ऑक्सीजन को सक कर लिया, तो एक्स माइनस जो भी वैल्यू आई, वो एक्स माइनस जो हुआ वो वैल्यू यूट्रोफिकेशन है, वो यूट्रोफिकेशन है। ठीक है, मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। अब कुछ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इंटरनेशनल बात कर रहा है, ठीक है ना। पीने योग्य पानी के लिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि ये मेटल इतना होना चाहिए, ये आइटम इतना होना चाहिए, तो ही ये पानी पीने योग्य, इतना हो गया तो ये दिक्कत हो जाएगी। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे आपका फ्लोराइड है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस वाटर शुड बी टेस्टेड फॉर फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। Its deficiency in drinking water is harmful to and cause diseases such as tooth decay, etc. Soluble fluoride is often added to drinking water to bring its concentration up to 1 ppm or 1 magnesium decimeter cube. Fluoride ion concentration about 2 ppm causes brown mottling of teeth. At the same time, excess fluoride over 10 ppm causes harmful effect to bones and teeth, as reported from some parts of Rajasthan. देखो, ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी दिक्कत है ना। राजस्थान में कुछ ऐसे शहर मान लीजिए आप जहां पर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है पानी के अंदर, वहां पर जनरली ऐसा देखा गया है कि लोगों के जो टीथ होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं, येलो कलर आ जाता है, ब्राउनिश हो जाते हैं, टूथ डिके होना चालू हो जाता है, जो दांत होते हैं ना कमजोर पड़ जाते हैं, दांत भी तो बोन ही है एक तरह की, वो कमजोर पड़ना चालू हो जाते हैं, या फिर बोन में डिफॉर्मिटीज आने लग जाती है ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लोराइड हो। तो कितना फ्लोराइड पानी में होना चाहिए, पानी में फ्लोराइड होना चाहिए लेस देन या बराबर 1 ppm के, ये तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर कहीं पे फ्लोराइड 2 ppm से ज्यादा है तो वहां ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ देखा गया है। फ्लोराइड 10 ppm से ज्यादा है तो हार्मफुल फॉर बोन्स, तो वो बोन्स के लिए हार्मफुल माना गया है। ये 3 वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। फ्लोराइड लेस देन इक्वल टू 1 ppm सही है, चलेगा, मजेदार चीज है। फ्लोराइड 2 ppm से ज्यादा ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, फ्लोराइड 10 ppm से ज्यादा हार्मफुल फॉर बोन्स। क्लियर है। नेक्स्ट है लेड। लेड पानी में कितना होना चाहिए, लेड का कंसेंट्रेशन 50 ppb, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन लिखा है, 50 ppb से कम होना चाहिए लेड का कंसेंट्रेशन। ठीक है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, काम की बात तो यही है, लेड का कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए। गेट्स कॉन्टेमिनेटेड विद लेड व्हेन लेड पाइप्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। The prescribed upper limit concentration of lead in drinking water is about 50 ppb. Lead can damage kidney, liver, reproductive system, etc. तो lead जो है वो किडनी को, लीवर को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब कर देगा। फिर समझ रहे हो, फिर आगे दिक्कत आ जाएगी। तो इन चीजों को संभालना है, किडनी, लीवर खास तौर पे समझ ही होंगे आप, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ रहे हो ना। तो फिर लेड का कंसंट्रेशन आपको 50 ppb से कम रखना पड़ेगा। इससे ज्यादा अमाउंट आपने रख दिया तो फिर दिक्कत है, चेक कर लेना भैया, लेड का तो थोड़ा मामला गड़बड़ है ना। सल्फेट का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 50 ppm से कम होना चाहिए, 50 पर पार्ट्स पर मिलियन से कम होना चाहिए। अभी देखना, इसको आप है ना वैल्यूज को नोट करते जाओ, फ्लोराइड का इतना, सल्फेट का इतना, लेड का इतना, एक पेज पर इतने सी जगह पर आपका सारा वैल्यूज आ जाएगा। फिर उसको दीवार पे चिपका देना, वो उसको बार बार देखोगे, याद हो जाएगा। एग्जाम के एक दिन पहले तो देख ही लेना ताकि याद रहे। अगर 50 ppm से ज्यादा सल्फेट होता है तो उस केस में लैक्सेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, मॉडरेट लेवल पे, ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। लैक्सेटिव इफेक्ट का मतलब जैसे बहुत से लोगों के पेट लटक जाता है, मतलब वो ढीला पड़ जाता है पेट, है ना, पेट की चमड़ी ढीली पड़ जाती है, वो लैक्सेटिव इफेक्ट होती है। तो सल्फेट का अमाउंट कम होना चाहिए,
ज्यादा हो गया 50 ppm से तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरह से नाइट्रेट का अमाउंट जो है वो भी 50 ppm से कम होना चाहिए। यहाँ 500 ppm था, यहाँ 50 ppm है। एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज डिजीज सच एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम कर देता है ये, है ना, नाइट्रेट अगर इससे ज्यादा अमाउंट में हो गया तो। डिजीज थोड़ा सा ध्यान रखो, डिजीज क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सल्फेट में कंसेंट्रेशन है तो लैक्सेटिव इफेक्ट। फिर कुछ और मेटल्स हैं, उनकी कंसेंट्रेशन देख लो आप, जैसा आयरन है उसकी 0.2 ppm होनी चाहिए, मैंगनीज की 0.05, एल्यूमिनियम की 0.2 होनी चाहिए, कॉपर की 3 ppm, जिंक की 5 ppm, कैडमियम की 0.005 ppm। ठीक है ना, आप इसको रीअरेंज करके 0.005 पहले रख लेना, फिर 0.05, फिर 0.2, 0.23 और 5, फिर एक ट्रिक बना सकते हो आप अपनी मर्जी से। ठीक है ना, मतलब याद तो करनी ही पड़ेगी, स्टैंडर्ड वैल्यूज है और कोई तरीका नहीं है, याद ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ठीक है ना, ये था आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के अंदर कुल मिला के अपन ने क्या देखा, एक तो बीओडी, बीओडी की वैल्यू अगर लेस देन 5 ppm है तो वो वाटर क्लीन है, अगर 17 ppm से ज्यादा है तो हाईली पोल्यूटेड वाटर है। सीओडी जो होता है वो बीओडी से ज्यादा होता है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन 6 ppm से ज्यादा होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 10 ppm होनी चाहिए। और कौन कौन से मेटल्स या फ्लोराइड या नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, दैट इज द वाटर पोल्यूशन कुल मिला के। अगला है लैंड और सोइल पोल्यूशन, पूरा कच्चा चिट्ठा लैंड और सोइल पोल्यूशन का यहां लिखा हुआ है। ठीक है ना, बस ध्यान से सुनो। लैंड और सोइल पोल्यूशन जो है वो मेनली 3 कारणों से हो रहा है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। सबसे खतरनाक है पेस्टिसाइड, जो वर्ल्ड वॉर 2 तक के टाइम तक हम लोग यूज कर रहे थे, अब बैन हो चुका है। पहले निकोटीन यूज होता था पेस्टिसाइड के रूप में, फिर डीडीटी यूज हुआ, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखे गए ह्यूमन बीइंग्स पे, एनिमल्स पे, तो फिर इसको बैन कर दिया गया। और ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स होते हैं काफी सारे, जैसे एल्ड्रीन है, डिल्ड्रीन है, दे आर वाटर इंसोल्यूबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स ये जो होते हैं ये वाटर इंसोल्यूबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एल्ड्रीन, डिल्ड्रीन वगैरह। हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड से थोड़े कम हार्मफुल है, लेकिन है हार्मफुल, थोड़ा कम है लेकिन है हार्मफुल। तो पेस्टिसाइड्स की जगह फिर हर्बिसाइड्स यूज होने लगे। 2 हर्बिसाइड्स आपको ध्यान रखने हैं, एक तो NaClO3 और एक Na3ASO3, है ना, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट, ये 2 याद रखने पड़ेंगे, NaClO3, Na3ASO3। फिर इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रीज से कैसे वेस्टेज निकल रहे हैं। एक बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल बेसिकली कॉटन मिल्स, पेपर मिल्स, फाइबर मिल्स, वहां से निकल रहा है। कॉटन, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जो निकलता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब वो रीयूटिलाइज हो सकता है या उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, हमारी संतान की संतान है उसको नहीं देख पाएगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो कहां से आते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री से आते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल छोड़ता है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है फिर वो थ्रू आउट दी लाइफ हर एक, वो जेनेटिक्स पे अफेक्ट करता है, बेसिकली डीएनए आरएनए पे अफेक्ट करता है सीधे। तो वहां से फिर समझ रहे हो ना आप, एक पूरी कंट्री पूरी एक जैसी शक्ल की है, समझ ही रहे होंगे आप कौन सी। आयरन और स्टील प्लांट्स ये भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट होते हैं। ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग स्लैग, ये भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, यहां से जो आपके सॉलिड वेस्ट निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सीधा कच्चा चिट्टा है बेटा, सीधे पूछ लेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से है तो ये वाले, बायोडिग्रेडेबल कौन से है ये वाले, हर्बिसाइड्स कौन कौन से हैं तो ये, पेस्टिसाइड्स कौन कौन से हैं तो ये, ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स क्या है, एल्ड्रीन डिल्ड्रीन, ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स क्या है, एल्ड्रीन डिल्ड्रीन। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, लैंड और सॉइल पोल्यूशन किस किस के कारण होता है, आप इसको एक बार रीड कर लेना, वही चीज लिखी हुई है ना, मैंने उसका कच्चा चिट्टा बना दिया। पेस्टिसाइड्स के बारे में लिखा हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या यूज हो रहा था, उससे पहले क्या यूज हो रहा था, वही सारी बात लिखी हुई है, कौन कौन से ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, फिर हर्बिसाइड्स क्या है वो लिखा हुआ है ना, टॉक्सिक टू मैमल्स बट आर नॉट एज पर्सिस्टेंट एज ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, मतलब जो एल्ड्रीन डिल्ड्रीन थे उससे कम हार्मफुल हैं ये हर्बिसाइड्स। और फिर अगर मैं इन वेस्टेज की बात करूं, इन पोल्यूटेंट्स की बात करूं, तो पोल्यूटेंट्स का असर देखो कैसे हो रहा है, ये पूरा इकोसिस्टम लिखा हुआ है। अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल से बात करूं एक्वेटिक प्लांट तक, तो यहां से यहां तक 10% का इंक्रीमेंट होता है।
फिर यहां से स्मॉल फिश तक 10% का फिर से इंक्रीमेंट, फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा लेती है तो वहां पे फिर 10% का इंक्रीमेंट, लार्ज फिश को लार्जर फिश खा लेती है 10% का, लार्जेस्ट फिश खा लेती है 10% का, और फिर हम ह्यूमन बींग्स उसको खा लेते हैं तो और 10% का। तो हर एक लेवल पे 10% इंक्रीमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स हो रहा है, 10% इंक्रीमेंट ऑफ पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट एट ईच लेवल। हर लेवल पे 10% पॉल्यूशन इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये आपके लेवल्स हैं, मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर ह्यूमन बीइंग तक के लेवल। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट मैंने आपको बता दिया था, बायोडिग्रेडेबल जो पेपर मिल, टेक्सटाइल मिल वगैरह से मिल रहे हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कहां से मिल रहे हैं? ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने उसको शॉर्ट कर दिया एकदम। क्या हम इन सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? कोई स्ट्रेटेजी है हमारे पास? बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेटेजी है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कोई रिसाइक्लेबल मटेरियल है तो हम उसको रिसाइकल करके, इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, वो आप ही को रीड करना है। रिसाइकल करके हम लोग चीजों को अलग कर सकते हैं। हम ग्रीन फ्यूल का यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। बायोगैस का यूज करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डाइजेशन करके, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक कंडीशन में वो क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डंपिंग यार्ड बना के, जैसा आपने देखा होगा आजकल सुबह सुबह घर पे वो गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, वो सब जगह से कचरा को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं तो डाल रही है, वो डंपिंग यार्ड में डाल रही है, एक जगह पे जाके सारा कचरा इकट्ठा हो जा रहा है, शहर भर में नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो डंपिंग यार्ड बना के हम फिर वहां से उन कचरे को एक अलग अलग कर सकते हैं कि भाई ये फार्मास्यूटिकल वालों का है, ये केमिकल वालों का, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके फिर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। या इंसिनरेशन करके कर सकते हैं, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को CO2 और वाटर में, मतलब बेसिकली उसका कंबशन कर सकते हैं, बेसिकली कंबशन करके उसको अलग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कैसे वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है आजकल, अलग अलग कलर के इस तरह से डस्टबिन लगे होते हैं, स्पेशली हॉस्पिटल्स में तो 4-5 तरह के कलर के होते हैं, है ना, कि भाई इंजेक्शन को इसमें डालो या कोई दूसरी चीज है तो उसको उसमें डालो, इस तरह से। तो अपने तो 2 देखे भाई, सूखा कचरा, गीला कचरा, है ना, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि गीला कौन सा होता है, नहीं सूखा कौन सा होता है, पता ही नहीं चल रहा। तो सूखे कचरे और गीले कचरे को भी अगर अपन ने अलग अलग कर दिया तो भी बहुत टाइम बचेगा, जो आगे की इंडस्ट्रीज है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? वही सारे प्रोसेस, एनारोबिक डाइजेशन, रिसाइकलिंग, ग्रीन फ्यूल, डंपिंग, इनसाइनरेशन, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट को CO2 और वाटर में कन्वर्ट करके, वही सारा तरीका है बेटा, ठीक है ना। देखो जितना मैं, जो चीज मैंने डिटेल में बोलनी थी वो मैंने डिटेल में बोली, जो नहीं बोलनी थी वो नहीं बोली, जहां पे जितना बोलना उतना ही काम का है। समझ रहे हो ना, गेम समझ रहे हो ना। एयर पोल्यूशन में बहुत सारी चीजें काम की थी, मैंने एक एक लाइन पढ़ के बताई। वाटर पोल्यूशन में मैंने जितनी बताई, मैंने इसमें जितनी बताई, जितनी चीजें जिसमें बता रहा हूं उतनी चीजें उसमें काम की, लेकिन एक बार आप रीड जरूर करना, है ना, समय निकाल के रीड करना, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब यह है कि पहले के जमाने में हम कुछ चीज यूज कर रहे थे और अभी हम कुछ चीज यूज कर रहे हैं उसके अल्टरनेट में, जो कि पहले से कम टॉक्सिक है और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो ये पूरा वो लिखा हुआ है एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन है। डे टू डे लाइफ में ग्रीन केमिस्ट्री कैसे यूज हो रही है? जैसे ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, पहले के टाइम पे हम जो ड्राई क्लीन करते थे क्लोथ्स को, वो करते थे टेट्राक्लोरोइथीन से, इससे करते थे, लेकिन इसमें एक दर्द था कि ये कार्सियोजेनिक होता था। ये कैसा होता था? कार्सियोजेनिक होता था। हमने इसके रिप्लेसमेंट में ढूंढा, वो ढूंढा हमने लिक्विड CO2। लिक्विड CO2 जो है वो लेस हार्मफुल था ग्राउंड वाटर के लिए भी और कार्सियोजेनिक नेचर का भी नहीं था। अब नाउअडेज हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्लीचिंग क्लोथ्स इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्री व्हिच गिव्स बेटर रिजल्ट एंड मेक यूज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब पहले हम टेट्राक्लोरोइथीन यूज कर रहे थे जब हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी और वो कार्सियोजेनिक भी था और ज्यादा वाटर भी यूज होता था। फिर उसके रिप्लेसमेंट में हमने लिक्विड CO2 को यूज करना चालू किया। अब हम पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि लेस हार्मफुल भी है प्लस वाटर भी कम कंज्यूम करता है। तो पहले ये फिर ये फिर ये, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये काम की बात है कि पहले ये यूज किया, फिर ये यूज किया, फिर ये यूज किया।
पेपर को ब्लीच करने के लिए पहले हम लोग क्लोरीन गैस का यूज करते थे। क्लोरीन गैस आपने सुना होगा, ब्लीचिंग एजेंट की तरह ही काम करता था। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं H2O2। वाज यूज अर्लियर फॉर ब्लीचिंग पेपर, दिस डेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज हो रहा है। पहले हमें इथेनॉल को बनाने में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगता था, आजकल हम एक स्टेप में ही इथेनॉल को बनाने लगे हैं। ये भी ग्रीन केमिस्ट्री का ही कमाल है। इथेनॉल इज नाउ कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय वन स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। इथीन के एक स्टेप ऑक्सीडेशन से हम इथेनॉल बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयनिक कैटलिस्ट इन एक्वस मीडियम विद यील्ड ऑफ 90%। 90% तक हम सक्सेस रेट पा चुके हैं, सीधे इथीन को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर है ग्रीन सॉल्यूशन टू क्लीन टर्बिट वाटर। अब देखो पहले क्या होता था, जो इमली के बीज होते थे, इमली के बीज है ना, पाउडर ऑफ कर्नल ऑफ टैमरिंड सीड्स हैज बीन फाउंड टू बी एन इफेक्टिव मटेरियल टू मेक म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वाटर क्लीन। तो कर्नल ऑफ टैमरिंड सीड्स इज एन इफेक्टिव मटेरियल टू मेक म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वाटर क्लीन। पहले ये था, ये नॉन टॉक्सिक था, बायोडिग्रेडेबल था और कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल था। This powder is usually discarded as agriculture waste. The present practice is used to alum to treat such water. इस तरह के वाटर को अब हम एलम से ट्रीट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एलम में एक दिक्कत है कि उसमें टॉक्सिक आयंस है। टू ट्रीटेड वाटर एंड कॉज डिजीज, वो डिजीज कॉज कर रहा है। अब एलम मतलब फिटकरी बेसिकली। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे होंगे शायद क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को क्लीन कर पा रहा होगा एज कंपेयर टू टैमरिंड सीड्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि टैमरिंड सीड्स का प्रोडक्शन में ज्यादा कॉस्टिंग लग रही होगी, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे होंगे। समझ गए आप बात को? एक बार इसको रीड करो। हाँ मेरे भाई आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री फिनिश हो गया है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन अपन ने देख लिया है। ग्रीन केमिस्ट्री पहले हम क्या यूज कर रहे थे, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, वो वाली बात है। ये आपका क्यूआर कोड है जो टेलीग्राम ग्रुप का है, इस मतलब जो इस बैच का टेलीग्राम ग्रुप है उसके लिए क्यूआर कोड है, तो आप इससे एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आपने इतने अच्छे से पढ़ लिया है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, होपफुली समझ में आ गया होगा। जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। मतलब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है मेरे दोस्त, तो मतलब इसमें इसी तरह से पढ़ना पड़ता है। देखो इसी तरह से पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ जाते हैं। मेनली इसमें से क्वेश्चन असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही बनेंगे आपके, और जेईई मेंस के हिसाब से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, ठीक है ना। लेकिन जेईई मेंस में से 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, मतलब पूछ ही रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो पूछ ही रहा है लगातार, है ना। जैसे वो फोटोकेमिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना। जैसे वो कैटालिटिक वो जो कन्वर्टर यूज कर रहे थे अपन, है ना, वहां पे उसका सवाल पूछ लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से आपकी पूरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त होती है। धन्यवाद सेठ जी।